नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमृतपाल सिंह। Thank you, Ashwini. Well, over the next 1 hour, we'll take you through what your queries that you may have about the ongoing pandemic, how to take care of yourselves, how to prevent it, and most importantly, why you should get vaccinated. And now, with the new liberalized vaccination policy, where the government of India is working in tandem with the states to ease out the rollout of the vaccination process. Record number of people got vaccinated yesterday. The idea now is to maintain that momentum in the coming days so that the target of vaccinating the maximum population, if possible, all the eligible population. The current guidelines say that above 18 years of age are eligible, all the eligible people by the year end or at the earliest. We'll talk about that. You can call in on our numbers which we are flashing on the bottom of our screens, and you can ask your questions. We have a panel of experts who is joining us. They are doctors. You can ask your questions directly on this number 011-2338. I missed the number. That number will be repeated. Yes, 2338-7031. That's the number you can call on. You can also go on to our Facebook page, TD News Live. The Doctor Speak program is pinned on our page. You can go to the comment section, leave your question, and we will get our experts to answer your question. Ashwini, would you like to introduce our panel of निश्चित तौर से अगर experts? देखें तो जो वैक्सीनेशन का दौर चला है, कल से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन फ्री ड्राइव शुरू हुई है। देश भर में उसका बड़ा उत्साहजनक परिणाम रहा। कल 24 घंटे में अगर कल जो आंकड़े आए हैं 86,16,373 डोज, जो कि अब तक का सबसे बड़ा, और एक हिसाब से आप समझिए विश्व कीर्तिमान है। एक दिन में इतना ज़्यादा डोज कोविड का दिया जाना किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, वो हमने हासिल किया। और ये उम्मीद करेंगे कि ये जो गति है वो और तेज़ होगी और 1 करोड़ का आंकड़ा भी हम पार करेंगे। और इसकी भूर प्रशंसा भी की है, पक्ष विपक्ष हर किसी ने किया है कि हमने ये जो अचीवमेंट, ये कीर्तिमान हमने हासिल किया है। अगले 1 घंटे में आप ये नंबर देख सकते हैं, इस पर फ़ोन कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे वो आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर AC धारीवाल, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं NCDC और एडवाइज़र रहे हैं, और नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो कंट्रोल प्रोग्राम है इसको जो है हेड कर चुके हैं। डॉक्टर संजीव सिन्हा प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स दिल्ली में, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन, KGMU लखनऊ। आप तीनों मेहमानों का खास स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। डॉक्टर AC धारीवाल साहब, अगर देखें तो जिस तरीके से हमने अब तक टीकाकरण किया है और जिस तरीके से कल तकरीबन 86 लाख से ज़्यादा डोज एक ही दिन में दिया जाना, किस रूप में देखते हैं उपलब्धि? कितनी धारदार होती जा रही हमारी लड़ाई कोरोना के खिलाफ, और क्या आप अपेक्षा करते हैं कि आने वाले हफ्तों में, महीनों में ये और ज़्यादा गति पकड़े? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जो है वो बात है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर के और जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है उसको एक बहुत बड़ा इम्पेटस जो है वो दिया है। और कल की संख्या वाकई में तारीफ़े काबिल है। सारी जनता उसके लिए जो है वो साधुवाद सारी जनता को कि जिन्होंने बढ़ कर के और इसमें भागीदारी अपनी दी है। लेकिन मैं प्रोग्राम के शुरुआत में ये जो बात जरूर जो है वो सारी जनता को आपके माध्यम के द्वारा देना चाहूँगा कि कोविड की जो समस्या है वो अभी हम ये समझिए कि वो खतरा अभी टला नहीं है। म्यूटेशन की बात सब लोग सुन रहे हैं। वायरस है, वायरस का अपना रूप बदलता रहता है और किस रूप में आगे जो है वो ये प्रस्तुत होगा, तो उसमें वैक्सीनेशन के साथ साथ हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें खास करके अभी बहुत जगह देखने में आ रहा है कि भीड़ भाड़ फिर वापस जुड़ने लगी है। लोगों ने मास्क जो है वो लगाना छोड़ दिया है और जो एक फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ये बात हमको ये समझनी होगी कि ये वैक्सीनेशन अकेले से, वैक्सीनेशन की बिल्कुल सही बात है, वैक्सीनेशन एक बहुत पावरफुल टूल है और बहुत सी बीमारियों का हमने निजात पाया है। लेकिन ये जो है वो देखा गया है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ जो दूसरे सपोर्टिंग जिनको कहा जाए एक्टर्स होते हैं,
उनमें उसका रोल इस बीमारी में अभी भी बहुत ज़्यादा है। और मेरा जो है वो ये कहना होगा कि एक एज एन एक्सपर्ट कि हम वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी ना भूलें वैक्सीनेशन के लिए। और वैक्सीनेशन के प्रति जो भी मिथ्स चल रहे हैं उसमें समाज का हर वर्ग को आकर के ये बात बिल्कुल जो है वो स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं हिंदुस्तान में वो सब सेफ हैं। और उसमें जो एक प्रक्रिया लगती है, वैज्ञानिक प्रक्रिया लगती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होता है, उसमें सबको इस बात का विश्वास मैं दिलाना चाहूंगा एक साइंटिस्ट होने के नाते और एक जो है वो अधिकारी होने के नाते कि ये प्रक्रिया बहुत समझिए कि एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही परमिशन सरकार का जो रेगुलेटरी एजेंसी है वो देती है और उसके बाद में सारी जो है वो चीजों का पालन होते हुए आप लोग देख रहे होंगे इसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में जो है वो आदमी से सारी उसकी जानकारी ली जाती है कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है उस व्यक्ति में और उसके बाद वो लगाई जाती है और फिर देखते होंगे आप लोग कि बैठाया जाता है कि आधा घंटे तक कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी है, जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और जो कार्यक्रम भारत सरकार का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बहुत पुराना कार्यक्रम है और बहुत अच्छा इसका जो है वो परिणाम हमको मिला है। पोलियो में मिला है, मीजल्स में मिला है और दूसरी जितनी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं उनकी रोकथाम में हमको जो है वो इसमें बड़ी जी और पूरी ओके, उम्मीद है कि कोविड में भी हम आगे बढ़ेंगे। चलें, अच्छी बात है। तो आप एसेंशली कह रहे हैं कि जो वैक्सीन अब अवेलेबल है आपके नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर में उसको लगवाएं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट वैक्सीनेटेड रादर देन waste your time and effort on figuring out which vaccine is better, because the idea is to get vaccinated and be safe. Let me bring you in Dr. Sanjeev Sinha on that. Professor Sinha, the government has launched this ambitious program and we did achieve a record of sorts yesterday by vaccinating more than 86 lakh people in a single day. But what are the challenges that you see in this vaccination program that we could see in the coming days? Is it sustainable, practically sustainable to sort of maintain this momentum by till the year end in the days, weeks, months to come? Yeah, good afternoon. It's a very important question. And I would like to tell, as PM announced, that we'll start vaccine drive on 21st June. So you have already seen that about 86 lakhs people has been vaccinated yesterday. And it's a big vaccine drive. It's a big success of government program. And we have seen that different states like Madhya Pradesh, Delhi, UP, and other states have involved in the big way. And the people are coming forward now. They are understanding importance of vaccine, COVID vaccines, and everybody who is eligible for this vaccine, they are coming forward and taking vaccine. So I would like to tell here briefly about that different kind of vaccine. So we have 3 vaccines. We have Covaxin. We give 2 doses. First dose, second dose given after 4 to 6 weeks. And we have Covishield. We also give 2 doses for Covishield, second dose after 3 to 4 months. And we have Sputnik vaccine, Sputnik V, that is also available in India, and we give 2 doses also in this vaccine after second dose after 3 to 4 weeks. So all 3 vaccines are very good and very successful, and efficacy is between 80 to 90%. And one more thing I would like to add about Covishield, that it has been seen that Covishield first dose is effective up to 80% for 3 to 4 months. That's why, based on the scientific data, government have increased the duration of second dose in case of Covishield. So this is in brief about the different kind of vaccine, and all 3 vaccines are very safe. And there are some kind of myth in public that these vaccines are causing some side effects, and some people are having myth that it's causing impotency and other side effects. So I would like to tell these vaccines are very safe,
and this should not be any kind of side effect, major side effect. If there are minor side effect like person can have mild fever, they can have joint pain, they can have body ache, headache for 48 to 72 hours. And doctors tell in the vaccine center, if you have these kind of symptoms at home, so you can take the paracetamol. Okay. So this is in brief about the different kind of vaccine. One more thing I would like to add that we have now vaccine trial for children also. So this vaccine trial have been started in 3 centers in India: AIIMS New Delhi, AIIMS Patna, and MIMS Nagpur. So DCGI have been permission for phase 2 and phase 3 trial between 2 to 18 years of age of children, and this has been already started. And now we are giving between 6 to 12 years of age vaccine, and we have already given between 12 to 18 years of age. This group have already received the vaccine. So hopefully very soon we'll get the vaccine for the children also. And there is other trials going on, like JADIS is having a trial, and hopefully this vaccine will come very soon in the market. And then we have some DNA vaccine, we have mRNA vaccine also in India, which are in advanced stages. And government is discussing about the Pfizer and Moderna vaccine also, and hopefully these vaccine will come within 6 to 8 weeks in India. So you're saying there will be abundance of large number of vaccine in next few months. Okay. So hopefully by end of this year we will vaccinate about 60 to 70 crore people in India. Okay. Professor Sinha, we'll take in a caller, and I like Dr. Ved Prakash to answer his question. US Murthy is calling us from Bangalore. Please go ahead and ask your question, Mr. Murthy. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, I'm from Bangalore. I'm age about 70, plus 70. And I've taken 2 vaccines, and I don't have any problem. Happily, I'm telling you, I don't have any problem as such in minute also. But is it 2 vaccines are sufficient for us, or we have to take another 3rd time or 4th time? The first question. The second time, I have been told some sources that so our immunity system will not be taking all the whatever the vaccine. You cannot boost your immunity system immediately and all. There's a slow process biologically. Is it true or false? Okay. Dr. Ved Prakash, would you like to take that, please? थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं है, मुझे आप बता देंगे क्या पूछ रहे हैं? Actually, आप ठीक कह रहे हैं. Voice, Mr. Murthy, could you speak? Your voice is a little muffled. Mr. Amrit, I have got the question. Can I answer? Sir, please go ahead. I have understand the question. Yes, Professor Sinha, please. Okay, if you are allowed, then I can come in. Yes, sir, please. Yeah, okay. So I understand he is asking about the booster dose. That is very important. So there's one question about the booster dose. So I'll tell about this, that right now we have literature and data from Western countries. And as per Western countries data for Pfizer and Moderna vaccine, they told that their vaccine is eligible or efficacious for the 1 year. Efficacious for the 1 year. So there is a data that says this vaccine can work for 9 to 12 months safely. And after that, there is need for the booster dose. Like we give booster doses in other diseases like flu shot. We give annual flu shots as per strain. And we give other like tetanus shots if required. So we have at least 9 to 12 months in hand for booster doses. And there is a lot of work going on for booster doses, and hopefully very soon we'll get the data, then we can decide when we'll give the booster dose. But at least 9 to 12 months, this vaccine will work, and we'll have sufficient immunity and antibody in our body, so that will save us from the corona. But we have to follow appropriate COVID behavior as told by Professor Dr. Dhariwal in the beginning. So everybody have to wear the mask, so social distancing, and do the hand hygiene. Okay. जी, हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, जो कि HOD है पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के जी.
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, बार बार कॉलेज बोल देता हूँ। आपका स्वागत है डॉक्टर वेद प्रकाश जी। एक सवाल आपसे ये कि बड़ी खबर आई थी बाराबंकी का सिगौड़ा गांव, रामनगर तहसील, पूरा वायरल हुआ था, लोग भय के मारे नदी में कूद गए थे वैक्सीन से बचने के लिए। क्या कुछ उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में हिचकिचाहट दूर करने के लिए कि लोगों के मन में इस तरीके का भय ना हो? खैर, दूसरी लहर आने के बाद काफ़ी कुछ भय कम हुआ है वैक्सीन को लेके, अब सब बड़ी तेज़ी से लाइन लगा के वैक्सीनेशन करा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर ये हेजिटेंसी खत्म करने के लिए, हिचकिचाहट खत्म करने के लिए आपकी टीम 9 क्या कर रही? देखिए, अभी करंट जो सिचुएशन है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जब से ये सेकेंड वेव पहुंची है तो जो वैक्सीन को लेकर के जो भ्रांतियां थी उसमें काफी हद तक एड्रेस करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, इसके बाद उसमें काफी एक बदलाव आया है। लोग अब काफी संजीदा हैं इस बीमारी को लेकर के भी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से बीमारी को लेकर के भी जो कोविड-19 के जो बिहेवियर है उसका अनुपालन से लेकर के इन तमाम बातों में जो शुरुआती दौर में जो फर्स्ट वेव में एक कई तरह की बातें जो सामने आ रही थी कि लोगों में कंफ्यूजन है और लोग इस बीमारी को लेकर के भी उतने संजीदा नहीं है, लेकिन सेकेंड वेव चूंकि गांव-गांव तक इसने प्रभावित किया है तो ऐसे में लोग चिंतित भी हुए और साथ ही साथ उन लोगों ने कहीं न कहीं इस बीमारी की चपेट में गांव-गांव तक लोग आए हैं। तो ऐसे में अब जो एक वैक्सीन को लेकर के जो एक एक्सेप्टेबिलिटी थी लोगों के अंदर, वो काफी हद तक अब बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार जो वैक्सीनेशन का जो प्रतिशत है वो अब बढ़ेगा और लोग तैयार हैं, लाइन लगा करके वैक्सीन लगवाने के लिए अब तैयार हैं लोग। तो मुझे लगता है कि अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी और मैं आपके माध्यम से ये कहना भी चाहता हूँ कि जो सेफ्टी है वैक्सीन्स की जो हमारे देश में लगाई जा रही हैं वो बहुत ही सेफ हैं और करोड़ों करोड़ लोगों को चूंकि वैक्सीन दी जा चुकी है जी, तो ऐसे में अब सेफ्टी को लेकर के कोई ऐसा अंदेशा नहीं है और इससे जो लाभ की बात है वो भी सामने आई है सेकेंड वेव में कि जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी है उनको जो एक मॉर्टलिटी है वो रेट इसमें काफी कम देखने को मिल रहा है। जी, हमारे दर्शक रेनू सक्सेना जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रेनू जी, आप अपना सवाल पूछें। I'm 61 year old और आज से 91, 92, 93 में मेरा इलाज चला था डर्मेटोमायोसाइटिस का एम्स में। उस समय मैंने वाइसोलोन और नियोमेट्रोप्रेक्सेट और मेरा करीब 6 साल इलाज चला था एम्स में डॉक्टर मालवीय के अंदर। अभी मैं ठीक हूँ मगर मेरे को वेरिकोज वेन्स हैं और थोड़ा अर्थराइटिस तो है, रिमोटॉइड अर्थराइटिस है। तो अभी तक मैंने कोई वैक्सीनेशन नहीं लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है। और दूसरी बात, मुझको सितंबर में भी कोरोना हुआ था, मॉडरेट हुआ था, तब हमने पूरा कोर्स किया था 12 दिन का और एडमिट नहीं होना पड़ा था। कोई हमने वो नहीं ली थी, वाइसोलोन वगैरह नहीं ली थी। और अभी अप्रैल में फिर दोबारा हमको हो गया, तब हमारा बहुत माइल्ड था, सिर्फ 2 दिन होके हमारा ठीक हो गया। हमने 5 दिन का पूरा कोर्स किया कोरोना का। तो अभी मुझे सिर्फ 1.5 महीना 2 महीना ही हुआ है रिकवर हुए। तो एक तो मैं वैक्सीनेशन लूँ कि ना लूँ, और लूँ तो अब मैं कब लूँ? डॉक्टर संजीव सिन्हा साहब। So I understand इनको 2 बार कोरोना हो चुका है और इनको अंडरलाइंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो एक क्वेश्चन मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, क्या दवाएं ले रहे हैं? नो, आई हैव नो 95 में मैंने स्टेरॉइड लिया था, वाइसोलोन लिया था और नियोमेट्रोप्रेक्सेट लिया था। अभी कोई नहीं ले रही मैं। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। अभी दोनों बार जब मुझे जब दोनों बार कोरोना हुआ मैंने कोई स्टेरॉइड नहीं लिया, बिना स्टेरॉइड के मैं ठीक हो गई। जी, थैंक यू। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको तो तुरंत वैक्सीन लेनी चाहिए। अभी जो है, जो नई गाइडलाइन आई है उसमें ये कहा गया है कि जब आपको लास्ट कोविड इन्फेक्शन होता है उसके 3 महीने के बाद आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। तो आपको अप्रैल में हुआ है, तो आप किस डेट में अप्रैल में हुआ था आपको? जिस डेट में आपको रिकवरी हुई है उस डेट से 3 महीने के बाद आप ले सकते हैं।
3 मंथ के बाद में। ओके। हाँ, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ठीक हुए हैं 15 अप्रैल के आसपास, तो 15 जुलाई को आप ले लीजिए, ठीक है। आप डिले ना करिए बिल्कुल। अगर आप पहले ही वैक्सीन ले लेते तो आपको दोबारा कोविड इन्फेक्शन नहीं होता। हाँ, ऐसी संभावना, ऐसी आशंका न बनती। डॉक्टर धारीवाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे मिथक हैं लोगों के मन में वैक्सीन को लेके, वो दूर हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों के मन में विचार रहता है कि ये सुरक्षित नहीं है, ये सेफ नहीं है, और साथ ही साथ कुछ इसमें मिलावट है, या फिर इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे डॉक्टर धारीवाल की वैक्सीन सुरक्षित तो पूरी तरीके से ही है, लेकिन जो अफवाह है उनका आप पुरजोर तरीके से खंडन ज़रूर करें? देखिए, ये वैक्सीन के बारे में ये देखने में आया है कि समाज में एक तरह से भ्रांतियां, जो जानकारियां हैं उससे ज़्यादा भ्रांतियां तेजी से फैलती हैं। और वो भ्रांतियां क्यों फैलती हैं कि उसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो ये वैक्सीन है या दवाइयां हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयां हैं, उनसे नुकसान ज़्यादा होता है। ये एक मन में लोगों के बैठा हुआ है। उसका सहारा लेकर के समाज में कुछ वर्ग इस तरह की चीज़ें एकदम से जो है वो फैलाना शुरू कर देते हैं कि देखिए जी, ये जो वैक्सीन आ रही है, अब वैक्सीन आती देखिए सरकार के द्वारा ही है। इतने बड़े लार्ज स्केल पर कोई ये कहे कि प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन अवेलेबल है, वहां जाकर के लगवा लीजिए, वो संभव नहीं होता है। तो ये वास्तविकता है। उस वास्तविकता के बैकग्राउंड में ये समझना कि समाज के कुछ लोग एकदम से कि जो सरकार की दवा दी जा रही है वो देखिए उसके पीछे कुछ मानस है, लोग भाग ये दवा लेकर के, वैक्सीन लेकर के और नपुंसक हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। एक जो है वो इस वैक्सीन को, कोविड की वैक्सीन को लेकर के ये भ्रांति जरूर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैली कि ये वैक्सीन लेने से मृत्यु हो जाती है, एकदम से डेथ हो जाती है। और हम तो जैसा ये बाराबंकी का आपने जिक्र किया, इस तरह के देश के कई हिस्सों से जो है वो खबर आई कि, और हमने अपने भी जो है वो घर में भी जो है वो लोगों को सुना कि ये कहना कि क्योंकि मीडिया में एक सोशल मीडिया इतना पावरफुल मीडिया आजकल हो गया है कि कुछ न्यूज़ चला दी तो उस न्यूज़ का जो एक सेलेक्टिव पोर्शन होता है उसको लेकर के और बहुत बढ़ चढ़ करके बातें होने लगती हैं। तो ये जो है वो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो वैक्सीन्स हैं, जैसे कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड का मतलब है कि उसका जो जर्म की जो एक पैथोजेनेसिटी, जो बीमारी करने की ताकत है, वो खत्म कर दी जाती है, तब वो वैक्सीन में यूज होती है। दूसरा, और इसमें होल वायरस जो है वो है, जो डिफरेंट एंटीजन्स होते हैं, जैसा जो है वो नाम चल रहे हैं कि स्पाइक प्रोटीन होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, कैप्सुलर होता है, तो ये सभी एंटीजन को वैक्सीन में उपलब्ध हैं। जबकि जो हमारी कोविशील्ड है वो एक वायरस है, एडिनो वायरस, उस पर जो स्पाइक प्रोटीन है, तो एक स्पेसिफिक, तो ये डिफरेंट जो है वो तरीके हैं, वो साइंटिफिक मेथड से बनी हुई और ट्रायल हो करके, ट्रायल के फेज 1 होता है, तो एक टॉक्सिसिटी देखी जाती है, फिर फेज 2 होता है, फेज 3 होता है। तो ये सब प्रक्रिया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ संक्षेप में कि ये सारी चीजें जो है वो सेफ हैं और ये भ्रांतियों में हम न पड़े। ऑथेंटिक सोर्स जो है इनके बारे में, उसका जो है वो हम रेफर करें WHO का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और जिस भी तरह से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। नहीं डॉक्टर साहब, बस एक सीधे पूछ लें कि 2-4 चीज़ों पे लेके लोगों को बड़ा भ्रम है कि इससे इम्पोटेंसी हो जाती है, कैंसर के पेशेंट और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, शरीर जो इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, बीमार हैं तो न लगवाएं, मैसेंजर RNA जो है चेंज हो जाता है, आपका DNA RNA तक प्रभावित करता है। ये सब जो चीज़ें हैं, इन पर ज़रा बता दें एक बार हमारे दर्शकों को। ये बिल्कुल जो है वो देखिए, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जो जैसा एक नाम लिया आपने कि किसी को कैंसर है, किसी को पल्मोनरी डिजीज है,
किसी को किसी तरह की दवाई जो है वो चल रही है, जो एक तरह से सुपर वो करती है, रिस्क बना देती है व्यक्ति विशेष को बीमार होने के लिए, उनको तो ये वैक्सीन बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। और दूसरी बात जो कही जाती है कि इससे आरएनए बदल जाता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो है वो बदल जाता है, या इम्पोर्टेंट हो जाता है, या जो है वो सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, ये सब भ्रांतियां हैं। इतनी करोड़ वैक्सीन विश्व भर में दी जा चुकी है। हिंदुस्तान की तो अपनी जो है वो अनूठी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हमारे यहाँ जैसे कल 86 लाख का जो फिगर है, जी ये डॉक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। विश्व में ऐसे बहुत से कम देश हैं जहाँ की आबादी जो है वो इतनी जो है वो वैक्सीन दी गई होंगी। तो बी अश्योर कि ये वैक्सीन्स का बाकायदा एक जिसको कहा जाता है फार्माको विजिलेंस जो है वो चलता है। एक एक वैक्सीन जो दी जाती है उसको संपर्क में रहता है, और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो वो रिपोर्ट बैक कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, तो हम ये चर्चा जारी रखेंगे सिस्टम। आपसे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष जायसवाल वाराणसी से। जी। संतोष जी, आप अपना सवाल पूछें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष जायसवाल। डॉक्टर साहब, संतोष जी, आप अपना सवाल पूछें। सर, मुझे कोवैक्सीन 10 मई को लगा था। जी हाँ जी, हाँ जी। हाँ, है। तो 45 दिन के बाद मुझे डोज लेना था, सेकेंड डोज। हाँ जी। कौन सी अच्छा, वैक्सीन लगी थी? कोवैक्सीन लगी होगी। कोवैक्सीन लेकर 45 दिन बाद सेकेंड डोज लेना था, स्लॉट नहीं मिला सर। जी। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है दूसरे डोज के लिए। आपका सवाल है कि आपको 45 दिन से ऊपर हो गए हैं, वैक्सीनेशन आपका सेकेंड डोज था, आपने कोवैक्सीन लगवाई थी जायसवाल साहब? हाँ सर, कोवैक्सीन। All right, I'll request Dr. Ved Prakash to please take this. Dr. Ved Prakash, he's missed his second dosage. It is delayed. Can he still go in for the second dose? देखिए 10 मई को इन्होंने पहली डोज ली है, तो इनके 4 से 6 हफ्ते के बीच में ये दूसरी डोज लग जानी चाहिए कोवैक्सीन की। तो मैं कहूँगा कि जहाँ पे आप हैं वहाँ के सीएमओ या को आप संपर्क कर सकते हैं, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, या क्योंकि वो नोडल हैं इसके, और वहाँ पे टोल फ्री नंबर्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उन नंबर्स पे भी आप अपनी बात कह सकते हैं, और 45 प्लस जी, यही इसी का या- जवाब हम डॉक्टर डॉक्टर धारीवाल से डॉ- ले लेंगे, जो कि विशेषज्ञ हैं इन चीज़ों का, एनसीडीसी के। डॉक्टर धारीवाल, आपसे जानना चाहेंगे, 45 दिन हो गया, मिस हो गया, स्लॉट नहीं मिल पाया, नहीं लगवा पाए, अब परेशान है कि हम दूसरी कब लगवाएं? पहली कहीं जो लगवाए थे वो कहीं खराब तो नहीं हो गई, ये कहीं जाके नहीं, 3 नहीं। न लगवा लें? इन सब तरीके की जो परेशानियां हैं, इन पे जरा प्रकाश डालें। संतोष जी, आप जो है वो बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ सर। जो गाइडलाइन है वो कहती हैं कि 4 से 6 हफ्ते के बीच में आपको हाँ, सर। सेकंड डोज लगवा लेनी चाहिए थी। अब हाँ, सर। आपके केस में किन्हीं कारणों से आप नहीं लगवा पाए। आपको तुरंत, जैसा डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने कहा, आपको जहाँ भी हैं, जिस भी जिले में हैं, वहाँ आपको जाकर के और तुरंत सेकंड डोज लगवा लें। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये गाइडलाइंस हैं, और इन गाइडलाइंस में जैसी जो है वो आवश्यकता होती है, जैसे आपका केस है, तो उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपको सेकंड डोज तुरंत जो है वो मिल जाएगी। और आप इसमें ये ना समझें कि आपकी जो पहली डोज आपने ली है वो बेकार हो गई है, रिपीट करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी पड़ गई, एक बार जरूर बता दें कि जो पहली डोज है, वाराणसी और के इलाके के लोग बड़े मस्तमौला होते हैं, बहुत ज़्यादा बेलौस होते हैं, तो जरूर बता दें कि पहली डोज खराब नहीं हुई है, दूसरी लगवाएं, नहीं ऐसे ही भी संभावना होती है कि लोग 3 न लगवा लें। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि वाराणसी के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं और बहुत जागरूक होते हैं, और संतोष जी जो अपने साथ जुड़े हैं, ये उसी का एक उदाहरण है कि उनका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। जी, जी। मैं वापस जोर से बोलना चाहूंगा कि संतोष जी परेशान ना हो, और वाराणसी में वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर के, क्योंकि सेकंड डोज के लिए कोई जरूरत भी नहीं होती है, एडवांस में आप किसी भी सेंटर में जाकर के और सेकंड डोज लगवा लें।
और अब तो स्लॉट वाट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप जाके लगवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेकंड डोज के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आपको फर्स्ट डोज का जो आपका एक प्रमाण पत्र होगा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, मैसेज आया होगा, उस मैसेज से आपका जो है वो काम हो जाएगा। वो मैसेज लेकर के आप चले जाइए, वहाँ जो है वो आपको लग जाएगी। चले प्रोफेसर सिन्हा, आई कैन सी यू वांट टू कम इन। मैं एक छोटी सी चीज ऐड जी जी जी, इनफैक्ट प्रोफेसर सिन्हा, ये देखिए संतोष जी ने ये जो फर्स्ट वैक्सीन 10th मई को ली है, तो अभी इनको 4 से 6 हफ्ते होने हैं ना, तो 6 हफ्ते अभी हो ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही एलिजिबल है। ठीक है, परेशान ना हो संतोष जी। हाँ चले। अभी तो 24 जून तक को इनको 6 हफ्ते होंगे। ठीक है, तो चले अभी फिर आप संतोष अभी जी। नहीं किए हैं 22 संतोष जून है, अभी 2 दिन इनके वैसे ही है। आप तो आपका डिले हुआ ही नहीं है, आप तो विद इन पीरियड में है। अभी संतोष जी आपने डिले नहीं किया, आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने राय ले ली है, और आप आज ही चले जाइए या कल चले जाइए, सुबह अपनी वैक्सीन लगा लीजिए, आपका कोई डिले नहीं हुआ है, और आपको पूरी इम्यूनिटी जो वैक्सीन से एंटीबॉडी बनती है वो पूरी बनेंगी। आप अभी 6 हफ्ते हो ही नहीं है आपको। ठीक है, चलें, आप ठीक। प्लीज जाइए और कल ही वैक्सीन ले लीजिए। थैंक यू अच्छा, वाराणसी सर, वालों का आप वैसे प्लीज। अश्विनी, जी, तो सही बात डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि अगर अभी भी वो विद इन द रेंज है कि जी, वो जी। इस बात को लेकर परेशान ना हो कि स्लॉट मिस हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई हैं। हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी जुड़े हुए थे। अब खैर वेद प्रकाश जी उनको जाना था कहीं, बट डॉक्टर प्रोफेसर सिन्हा, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग Yes, sir. related to this. What if Santosh Jaiswal may not have missed his time period, but what if somebody does Yes, it sir. reduce the efficacy of the first dose or the whole vaccination process, the whole dosage? Does it reduce that? Say somebody has crossed 2 months or 2.5 months. Does Yes, it sir. reduce the efficacy of the first dose? So, Mr. Amrit, it's depend on the kind of vaccine he received. Like if somebody have received the co-vaccine, so they have to receive second dose within 4 to 6 weeks. And if they have received Covishield, then they have to receive second dose within 3 to 4 months. Okay. And similarly in Sputnik, we have to receive second dose within 3 to 4 weeks. So this is very important. You take second dose within the stipulated time period, as yes. per the recommendation. Don't delay. Please take priorities as per duration. But if you, because of any problem, if you missed it, then immediately, as soon as possible, you please get the vaccine. Don't delay further. So it is, there is a literature, it shows there is not much difference, but we have to take vaccine as soon as possible. If you like, for example, I'm telling, as Santosh is asking, he's missing his dose, maybe duration is over, but he is within duration. So in his case, like if he's missing for 1 week or 2 weeks, then there is no problem. You have to just go immediately as soon as possible and receive the drugs. So there is a lot of data is coming up. Maybe in future, very soon we'll tell you about exact if any immunity is low or less number of antibodies in the body. So that we'll tell you shortly once data will come. डॉक्टर साहब, हिंदी के दर्शकों के लिए हम एक बार चाहेंगे कि आप बता दें, कोवैक्सीन में तो खैर ये नहीं है कि जितना लंबा ड्यूरेशन होगा और ज़्यादा एंटीबॉडी बढ़ेगी, कोविशील्ड के तरीके में कहा जाता है, लेकिन अगर 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आगे पीछे हो जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है डॉक्टर सिन्हा? जी, कोई घबराने की बात नहीं। पहले तो आप जो आपको जिस समय आप फर्स्ट डोज लेते हैं, तो आपको डॉक्टर या नर्स बताती है, एक सर्टिफिकेट भी देती है कि आपको इतने दिनों बाद आना है दूसरी डोज लेने के लिए, और साथ में एक वो पहले वो भी देते थे कि अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उस पेपर पे नोट करके आप ले आइएगा, टिक कर ले आइएगा। तो ये चीजें सारी जब आप वैक्सीन सेंटर पे जाते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो सारा कुछ आपको डिटेल में बताया जाता है। फिर भी किसी कारणों से अगर रह जाता है आपका, तो इमीडिएटली आप ले लें, उसमें कोई नुकसान नहीं। जी, Okay. एक सवाल डॉक्टर धारीवाल जी से जी। पूछते हैं। डॉक्टर साहब, लोगों के मन में होता है वही जो सोशल मीडिया या फिर लोगों से या टीवी देख के लोगों के दिमाग में इफिकेसी का आता है कि ये ज़्यादा कारगर है, दूसरी वैक्सीन ज़्यादा कारगर है, एस्ट्राजेनिका और है, फाइजर मॉडर्ना आएगी, मतलब लोगों के दिमाग में चलता रहता है और सब ये सोचते हैं कि ये है, इससे बेहतर ये है। इस तरीके की जो सोच है, क्या
आपको जाके सीधे सीधे वैक्सीन लेना चाहिए। इफिकेसी या उसके क्षमता पे सोचने समझने का टाइम नहीं है। आप जाइए जल्दी वैक्सीन लीजिए या इस चक्कर में पड़िए, क्या कहेंगे आप? देखिए अश्विनी जी, मैं इस बात का समर्थक हूँ कि ये जो डिसीजंस हैं ये हमारे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होने चाहिए। इसमें इंडिविजुअल को पूरा अधिकार है कि वो स्टडी कर ले और अपना जो है वो डिसीजन ले ले, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं उन सबकी वैक्सीन की एफिकेसी लगभग बराबर है। मोटी मोटी बात ये जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए अपने को, और जो अवेलेबल है वो हमको लगवानी चाहिए। ये इस में मतलब वो डिसीजन लगवाने का इस कारण से डिले ना हो कि आप एक पर्टिकुलर वैक्सीन को लेकर के ही इंतजार कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों का मैं सुन रहा हूँ वो इंतजार कर रहे हैं mRNA वैक्सीन का कि जब फाइजर की वैक्सीन आएगी तब जो है वो लगवाएंगे। तो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं इतने दिन के लिए। जो आपके पास में एक कहा जाए एम्यूनिशन है, जो आपके आर्मामेंटोरियम में जो चीज है, जैसे मैं फिर वापस कहना चाहूंगा कि जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का और उसमें मास्क अभी भी सबसे कारगर वैक्सीनेशन है, उससे वो आपके हाथ में है और आप तो कैसे बच सकते हैं वो आपको जो है वो देखना है और भीड़ भाड़ से अपने आप को जो है वो बचाना। तो ये वैक्सीनेशन वाला जो आज का कार्यक्रम का विषय है उससे भटकते हुए ये जो है वो दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि इसकी व्याख्या में बहुत ज्यादा ना जाएं। सब वैक्सीन लगभग बराबर हैं। जो अर्लीस्ट आपको जो है वो मिल रही है वो आप लगवाएं। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे प्रयोग धर्मी होते हैं, उनके दिमाग में आता है कि कोवैक्सीन लगवा लिया, पता चला कोविशील्ड ज़्यादा है, ऐसे जो जनरल चीज़ें चलती रहती, वो जाके दूसरा भी न लगवा लें। क्या इस तरीके का मिलावट लोग वैक्सीन में कर सकते हैं? इस पर भी जरा बता दें। नहीं, देखिए इसमें बड़ा स्पष्ट है, इस पर चर्चा कई बार हो चुकी है और सभी विशेषज्ञों का ये आज की तारीख में जो बॉडी ऑफ एविडेंस है उसमें मिक्सिंग अभी अलाउ नहीं की गई है। एक वाकया हुआ था, अपने यहाँ भी हुआ था, यूपी के जिले में हो गया था कि गलती से एक एएनएम ने पहले कोवैक्सीन दे दी और बाद में कोविशील्ड दे दी या वैसी वर्षा जो है। तो वो एक कहा जाए रिसर्च का विषय बन गया और उस पर जो है वो काम चल रहा है। लेकिन जो गाइडलाइंस हैं और जो हकीकत है, क्योंकि कुछ जगहों से ऐसी खबर आई है दुनिया के दूसरे देशों से कि मिक्सिंग में कुछ प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई थी, तो अभी उसका थोड़ा सा वेट करिए। वो जब गाइडलाइंस आ जाएंगी तब जो है वो हम साइंटिस्ट उसको जोर से कह पाएंगे। आज की तारीख में मैं इस माध्यम से ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप मिक्सिंग कर लें। आपने यदि पहली डोज कोवैक्सीन की लगवाई है तो सेकंड डोज कोवैक्सीन की ही। ठीक है, एब्सोल्युटली दैट इज द पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट हैज पुट आउट राइट नाउ, दो इन सम countries abroad they have toyed with the idea and they are experimenting with the idea of having a cocktail of vaccines. But as far as India goes, the government policy as far so far is that please get the second dose of the vaccine you've got the first jab of. We have a caller, Mr. Mohan Lal, ये पटौदी से कॉल कर रहे हैं गुड़गांव हरियाणा में। जी मोहन लाल जी, पूछें आप अपना सवाल प्लीज। हाँ जी सर जी। मोहनलाल जी सवाल पूछे। हाँ जी सर जी, मैंने कोवैक्सीन लगवाया कल। अच्छा जी। मैं बहुत बीड़ी पीता था पहले, तो मैंने 6 महीने बीड़ी छोड़ दिया था जब ये कोविड शुरू हुआ, फिर मेरे को आदत फिर हो गई, तो मैं कल से परेशान हूँ, मैंने बीड़ी नहीं पिया, तो मेरे टेंशन बनी हुई है। क्या मैं 1-2 बीड़ी पी सकता हूँ इस दौरान में कि नहीं? चले प्रोफेसर सिन्हा आप इसका जवाब देंगे प्लीज। जी मोहन जी, आपने कोवैक्सीन लिया है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई।
और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको बधाई देते हैं हम लोग। लेकिन ये इसके साथ में ये भी हम लोग आपको चेतावनी देना चाहेंगे कि स्मोकिंग ना करें आप प्लीज, क्योंकि स्मोकिंग से देखिए कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, लंग कैंसर होने के, सीओपीडी एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है, खांसी आने लगती है लगातार, और बहुत लोगों को ब्लैडर में भी कैंसर होता है इसके कारण, कई बॉडी के अंग में कई जगह हो सकते हैं इसके साइड इफेक्ट। तो अगर आपने हिम्मत करके 6 महीने बीड़ी नहीं पी है, स्मोकिंग नहीं किया है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अपने को स्ट्रांग बनाइए और इसको छोड़ दीजिए, बीड़ी ना पीजिए, और इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए बीड़ी स्मोकिंग करने से कोविड भी हो सकता है लोगों को। आप जब स्मोक करते हैं, आपके सराउंडिंग जो लोग होंगे, तो आप जब एक्सहेल करेंगे स्मोक को, तो वो धुएं से लोगों को कीटाणु जा सकते हैं, वायरस दूसरों को भी जा सकता है, या आपके सराउंडिंग में और लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनका वायरस आपको भी लग सकता है। तो उस समय आप मास्क तो पहनेंगे नहीं, आप मास्क हटा के ही स्मोकिंग करें। तो सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, 6 महीने तक छोड़े हुए थे, 6 महीने तक छोड़ के इन्होंने छोड़ा था, तो अब ये छोड़ सकते हैं, अब ये छोड़ सकते हैं, अब ये छोड़ सकते हैं उसको, हम जानते हैं इनको। और अदरवाइज आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके कारण आपकी धीरे धीरे स्मोकिंग छूट जाएगी, इसे हम कटिंग आउट स्मोकिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्लीज अवॉइड करें, आप स्मोकिंग अवॉइड। चलें डॉक्टर साहब, ये तो आपने जवाब दे दिया मोहनलाल जी को कि आप स्मोकिंग ना करें, आपके लिए सेहत के लिए ठीक है, आपको और तमाम बीमारियां और कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कोविड भी है वो भी नहीं फैलेगा अगर वो नहीं स्मोक करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। पर उनका जो बेसिक मूल सवाल है दैट डज स्मोकिंग इंटरफेयर इन एनी वे विद द कोविड वैक्सीन, इस पे जवाब दे दें आप। नहीं, ऐसा तो कोई देखिए अभी लिटरेचर नहीं है कि आपकी कोविड वैक्सीन स्मोकिंग या टोबैको जो उसमें होता है उससे इंटरफेयर करती है। लेकिन जरूर ये एक जरिया होता है। देखिए हाई रिस्क ग्रुप में आता है क्रोनिक लंग डिजीज, तो क्रोनिक लंग डिजीज जो होता है जिसमें आपको सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एस्मा, पोस्ट ट्यूबरकुलर ब्रोंकाइटिस और आईएलडी, ये बीमारियां होती हैं जो हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं। तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेफिनेटली होगी। अगर आपने लॉन्ग टर्म किया है 25 ईयर्स या 20 ईयर्स, तो हाई रिस्क ग्रुप में आ गए आपको चांसेस ऑफ कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो गए। जैसे डायबिटीज होती है हाई रिस्क ग्रुप, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट की डिजीज हाई रिस्क ग्रुप होती है, किडनी की डिजीज, लिवर की डिजीज, तो इसी तरह क्रोनिक लंग डिजीज भी हाई रिस्क ग्रुप में आती है। तो इसको अवॉइड करें, आप डेफिनेटली अवॉइड करें। जो चीज आप अवॉइड कर सकते हैं इस बारे में मैं यही राय दूं। जी, यही राय हर कोई देगा, क्योंकि कोई बड़ी अच्छी आदत है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लंग्स आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं लंबे समय तक स्मोक करने से। डॉक्टर धारीवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक दर्शक हैं फेसबुक पर हमारे सवाल पूछ रहे हैं, अमन, और बहुत सारे और भी दर्शकों की ये क्वेरी रहती है। वैक्सीन इनके भाई ने लगवाई, 25 साल उम्र है, कल उसके बाद से उनको बुखार है, डोलो 650 वो दे रहे हैं, कह रहे हैं हर 5 घंटे पे हम दे सकते हैं या क्या दे सकते हैं, या फिर वैक्सीन लगवाने के बाद जो इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं उसमें आम आदमी क्या करे? देखिए, ये एक वैक्सीनेशन के बाद में इन जनरल मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं, लेकिन हाँ ये एक प्रक्रिया है। और इसके पीछे जो साइंस है वो ये है कि जो वैक्सीन है वो एक एंटीजन है। एंटीजन का मतलब होता है जो कीटाणु है जो बीमारी कर रहा है उसी का एक अंश वो इनएक्टिवेट करके या जो है वो उसकी पैथोजेनिसिटी को रिमूव करके, तो वो जब शरीर में एंटर करेगा तो जैसे बीमारी होती है वैसे ही जो है वो माइल्ड इलनेस हो जाती है। तो बुखार होने का कारण ये रहता है, कुछ लोगों में, हर एक में नहीं होता है। और जो अमूल जी ने जो है वो कहा कि वो डोलो ले रहे हैं, मतलब ये पैरासिटामोल की जो गोली होती है बुखार को कम करने के लिए, यदि बुखार 100 से ज़्यादा है तो पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम की टैबलेट ले सकते हैं खाना खाने के बाद, भूखे पेट ना लें। यदि जो है वो किसी भी तरह की एसिडिटी की प्रॉब्लम उनको है तो साथ में जो भी दवाइयाँ चल रही हैं
पेन 40 या इस तरह की जो दवाई जो एसिडिटी को कम करती हैं वो लेते रहें। और ये पैरास्टामोल की गोली आप दिन में मैक्सिमम दिन में 3 बार जो है वो ले सकते हैं। 500 मिलीग्राम वाली, 650 मिलीग्राम वाली भी आती है, जरूरत पड़ने पर वो लोकल डॉक्टर से बात करके और फिर जो है वो ले लें। ओके। इस बात से जो है वो ये घबराएं नहीं कि वैक्सीन लगने के बाद में बुखार हो गया तो कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं हुई, वो बॉडी की रिएक्शन जो है वो थी और वो इस तरह से मैनिफेस्ट जो है वो की है। ठीक है, ऑलराइट। वी हैव अ कॉलर, मिस्टर सत्येंद्र इज कॉलिंग अस फ्रॉम कोलकाता। सत्येंद्र जी पूछें आप अपना सवाल प्लीज। जी जी, एक्चुअली सर मेरी वाइफ को लास्ट मई में कोविड हुई थी, 4 तारीख को डिटेक्ट हुआ था ना। वो पोस्ट कोविड में ना उनको थोड़ा बहुत ना अभी एलर्जी हो रखा है। लास्ट में मैं डॉक्टर को दिखाया भी था तो उन्होंने बोले कि सारी दवाई बंद कर दो। तो कुछ दवाई तो खानी रही थी, विटामिन एंड वो कुछ मतलब आयरन एंड इसकी गोलियां रही तो बंद कर दी। उसके बावजूद अभी भी हो रहा है। ये क्या कोविड के चलते हो रहा है या फिर कुछ और है? Professor Sinha, would you like to take that, please? Yes, yes. So I understand his question is that his wife have some allergy after having the COVID infection. So post-COVID allergy. So मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, किस टाइप की एलर्जी हो रही है उनको? खांसी आ रही है, कुछ एलर्जी धुएं से हो रही है, धूल से, या स्किन में रैश हो रहे हैं? स्किन में रैश, क्या एलर्जी है उनको? स्किन में रैश हो रहे हैं और इचिंग भी होती है, उसमें खुजली होती है? हाँ, स्किन में इचिंग भी होती है। तो पूरी बॉडी में हो रही है या पर्टिकुलर किसी पार्ट में हो रही है, जैसे हाथों में है, पैरों में है, या पूरे बॉडी में इचिंग हो रही है, रैश हो रहे हैं? अपर बॉडी में हो रही है, हाथ से लेके अपर बॉडी में। कभी कभी मुंह पे भी आ रहा है और हाथ में भी हो रहा है। और इनको कब हुआ था कोविड इन्फेक्शन? लास्ट 4 मई को डिटेक्ट हुआ था। अच्छा, ठीक है। अमित जी, आई वुड लाइक टू टेल, कैन आई आंसर इन हिंदी और इंग्लिश? हाँ जी, हिंदी में बता दें। सत्येंद्र जी ने हिंदी में पूछा तो जी अच्छा, ठीक जी। मैं अमित जी ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक चीज होती है, या पोस्ट कोविड सिक्वेली, जो जब कोविड इन्फेक्शन ठीक हो जाता है 2 हफ्ते में, तो उसके बाद आप हफ्ते 10 दिन के बाद लोगों को इस तरह की फीलिंग होती है। तो इसको हम पोस्ट कोविड सिक्वेली कहते हैं। उसमें स्किन में डर्मेटाइटिस हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है, काफी लोगों में दिखे जाते हैं कोविड होने के बाद। तो इसको आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप एंटी एलर्जिक दवाएं ले लें, आप एलेग्रा ले लें, या सर्जिन होती है एंटी एलर्जिक ड्रग, अपने एक नियर बाय डॉक्टर को दिखाकर, और साथ में अपने पानी खूब पीते रहें, हाइड्रेट करके रखें। क्योंकि समर में देखिए गर्मी के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण बॉडी में वैसे ही काफी एलर्जी हो जाती है, काफी लोगों को स्वेटिंग भी होती है, उसके कारण भी एलर्जी हो जाती है। तो आप हाइजीन का पूरा ख्याल रखें, हाइड्रेट करके रखें। कुछ आप कोल्ड क्रीम्स लगा सकते हैं या ये अपने स्किन पर, और एंटी एलर्जिक ड्रग ले सकते हैं। इसको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा विद इन वीक और 10 डेज। और ज्यादा अगर कोई परेशानी होती है तो नियर बाय डॉक्टर को दिखाकर उससे सलाह। जी, डॉक्टर धारीवाल जी आपसे एक सवाल पूछेंगे। इससे पहले हमने चर्चा की कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अफवाहों पर आदमी ध्यान न दे। वैक्सीन में मिला क्या है, इस पर भी लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं। बीच में भी कुछ खबरें आई सोशल मीडिया पे कि बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया, फिर खैर उसका खंडन आधिकारिक तौर से कोवैक्सीन कंपनी और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया भी, लेकिन कुछ लोग इस तरीके की चीज़ चलाते रहते हैं, लोगों के मन में भ्रम होता रहता है। जो मिलावट की बात कही जाती है या फिर जो निर्माण की प्रक्रिया में जो चीज़ें आती हैं, उन पर भी एक बार लोगों का जहन ज़रूर साफ कर दें। देखिए, जो वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया है उसमें जो वायरस, पहली बात तो ये समझ लें कि ये एक बहुत माइन्यूट पार्टिकल होता है और उसकी हमको वैक्सीन बनाने के लिए आवश्यकता होती है। तो जैसा मैंने कहा था कि जो कोवैक्सीन है वो होल वायरस से बनने वाली वैक्सीन है। तो वायरस की मात्रा उसके लिए जो है वो बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ग्रो करना पड़ता है। वो ग्रो करने के लिए एक हमारे मेडिकल साइंस में इसके लिए बोला जाता है कि उसके लिए कल्चर प्लेट्स होती हैं, और वायरस को ग्रो करने के लिए वायरस सेल्स वगैरह जो है वो होते हैं, उसमें ये वायरसेस ग्रो करके और फिर उनको इनएक्टिवेट किया जाता है।
तो उस प्रोसेस में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं, ये जो बात चली आपने जिसकी तरफ ध्यान दिलवाया कि ये मीडिया में पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा जो है वो इस पर चर्चा रही। 1 महीने पहले भी इस पर जो है वो खूब बात हुई कि गाय का जो बछड़ा है, काफ है, उसका जो ब्लड है उसका उपयोग इसमें जो है वो हो रहा है। तो ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है और आपने भी जैसे कहा खंडन जो है वो किया गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि इन सब चीज़ों के लिए उसकी ग्रोथ के लिए उसकी जो है वो मात्रा उतनी जो है वो बनाने के लिए जो भी लेबोरेटरी में आइटम्स लगते हैं उनका उपयोग होता है और उसमें ये सब बातें हैं कि ये चीज़ को या किसी एनिमल को उसके लिए जैसे रेगुलेटरी बॉडी हमने कहा वैक्सीन के क्लियरेंस के लिए है, इसी तरह से ये जो प्रोसेसेस हैं उसके लिए भी जो है वो एक पूरी सरकार की तरफ से जांच की एक जो है वो समिति रहती है, वो पूरा ध्यान रखती है कि कहीं पर ऐसी गड़बड़ ना हो कि किसी जानवर को मतलब ये जो है वो क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स वाला एक जो विभाग है वो इस पर पूरा ध्यान रखता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भ्रांतियां जो लोग फैलाते हैं वो थोड़ा सा इस बात का भी जो है वो अध्ययन करें। और आजकल गूगल ऐसा माध्यम है, गूगल बाबा, कि उसमें आप डालिए आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो ये जो है वो और अपने को अपने सिस्टम पर कहीं तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और रखना चाहिए। मेरा ऐसा जो है वो कहना है आपके माध्यम से। जी डॉक्टर साहब, एक बार वही हम दर्शकों से कहेंगे, गूगल या सोशल मीडिया लोग अपने मन माफिक मुफीद के लिए उसको प्रसारित करते रहते। दोनों खास मेहमानों से हम एक बार फिर कहेंगे कि ये जो सुरक्षित है वैक्सीन कितनी, इस पर डॉक्टर प्रोफेसर सिन्हा आप भी बता दें। पूरी तरह सुरक्षित है, किसी तरीके कोई मिलावट नहीं। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम में आपका धन्यवाद भी करेंगे। डॉक्टर सिन्हा। हाँ अश्विनी जी, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ और जो भी लिटरेचर अवेलेबल है, जो भी डेटा अवेलेबल है, उसके हिसाब से जो इंडिया में तीनों वैक्सीन अवेलेबल हैं, तीनों कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, तीनों सेफ हैं। और आप देखिए करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कल ही 76-86 लाख लोगों को ये वैक्सीन लगी है और कोई न्यूज ऐसी नहीं आई है कि कोई मेजर साइड इफेक्ट हो। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, वो मैंने पहले ही बताया था। बुखार हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कि कभी कभी लोगों को नॉजिया वोमिटिंग हो जाती है या लूज मोशन हो जाते हैं। और ये 24 से 48 घंटे तक ये चीजें ठीक हो जाती है पैरासिटामोल लेने के बाद। और इसमें कुछ मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग इस वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, 18 साल से ऊपर हैं, वो सब लोग प्लीज अपने नियर बाय सेंटर पर जाएं और वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन ही जो है वो कोविड पैंडेमिक को खत्म करेगा। वैक्सीन और अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, इसको प्लीज फॉलो करें। Well, with that we are totally out of time. Ashwini, we like to thank our guests, Dr. A.C. Dhariwal and Professor Sanjeev Sinha. Thank you very much for joining us on the show and clarifying the doubts of our callers, our viewers. So the message is clear: get vaccinated if you're eligible, wear the mask, follow COVID appropriate behavior and be safe. Thanks for watching. तभी आप सुरक्षित रहेंगे। वैक्सीन भी लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाएं। जी, कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।